आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी कहानी पत्नी का पत्र। श्री चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही, न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघे के साथ शंख का होता है। वह तुम्हारे तन मन में चिपका हुआ है। इसीलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मझली बहू हूँ, पर आज 15 वर्ष बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसीलिए आज साहस करके यह चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मझली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस भावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्नीपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, मृणाल लड़की है, इसीलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी? चोरी की कला में यमराज निपुण है। उनकी नज़र कीमती चीज पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है। यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं यह चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहाँ दिन में भी सियार बोलते थे। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मछली बहू के द्वारा पूरी करें, नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पीलिया, यकृत, उदरसूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती। वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी। माँ दुर्गा का नाम जपने लगे। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मूल्य नहीं था। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है। इसीलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह दूर नहीं होता। सारे घर का, यही नहीं सारे मोहल्ले का यह आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समझ शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ रखने के लिए चपरासगिरी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कांपती हुई शहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुँची। मेरे सारे ऐबों का ब्यौरेवार हिसाब लगाकर गृहिणियों को यह स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। इस बात को सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया। लेकिन सोचती हूँ, मुझे रूप की ज़रूरत ही क्या पड़ी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी त्रिपुंडी पंडित ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने केवल अपने आनंद से निर्मित किया है। इसीलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ,
इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन नहीं लगे, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है। यह बात तुम लोगों को पग पग पर याद करनी पड़ती है। मेरी यह बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वह आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए यह तो एक बला ही है। बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वह यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की ज़रूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज़्यादा बुद्धि दे डाली। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो कैसे और किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से भी सांत्वना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सब से छिपाकर कविता लिखा करती थी। वह भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतपुर की दीवार न उठ सकी। वही मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। मेरे भीतर तुम लोगों की मझली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था, उसे तुम लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान ही न पाए। मैं कवि हूँ, यह बात 15 वर्ष में भी तुम लोगों की पकड़ में न आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज़्यादा जगती रही है, वह है तुम लोगों की गौशाला। अंतपुर को जाने वाले जीने की बगल के कोठे में तुम लोगों की गौ में रहती थी। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह न थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नाद थी। सवेरे नौकर को तरह तरह के काम रहते थे, इसीलिए भूखी गायें नाद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरस देती। मेरा मन रोने लगता। मैं गवई गांव की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे 2 गायें और 3 बछड़े चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही, बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गायों को के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वह बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वह सब मुझे ला देती। तब मैं मझली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है, पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई।